स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। और 1:30 बजे में कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के नेता और विपक्ष में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पे की काफिले पर हमला हुआ है। शुभेंदु अधिकारी आज कूच बिहार पहुंचे थे। लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा को लेकर वो एक जनसभा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सैकड़ों की भीड़ आई और शुभेंदु के काफिले पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने किसी तरीके से भीड़ को खदेड़ा। टीएमसी समर्थकों पर शुभेंदु के काफिले पर हमला करने का आरोप लगा है। तस्वीरों में भी जो आप देख रहे हैं, भीड़ ये गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला करती हुई दिख रही है और इनके हाथ में टीएमसी के झंडे भी हैं। कोई बड़ा नेता कहीं जाता है, दूसरी पार्टी के नेता उसका विरोध करें, रास्ते में बैनर पोस्टर लेकर झंडे लेकर खड़े रहें, ये तो होता है। लेकिन आप हमला कर दें उनकी गाड़ियों के ऊपर, ये बड़ी विचित्र बात दिखाई दी है। और आप देखिए कैसे फिर काफिले में जो लोग पुलिस के लोग चल रहे थे उनको इन लोगों को हटाना पड़ा। कुछ गाड़ियों के ऊपर डंडे चले भी हैं। तो बंगाल में ये घटनाएं अक्सर होती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी किसी बड़े लीडर के ऊपर जो है कैलाश विजयवर्गीय को घेर लिया था। नड्डा साहब के साथ पत्थर मारे थे। नड्डा जी गाड़ी पे हुआ। अच्छा, ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। जी ओंकार, जरा पूरा मामला बताइए डिटेल में। देखिए, पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी आज उत्तर बंगाल के कोच बिहार के खौरबाड़ी इलाके में पहुंचे हुए थे। वहां पर उनका एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ वो एसपी ऑफिस घेराव करने के भी कर्मसूची लिया गया था। तो इसी बीच जब कोचबिहार शहर में शुभेंदु अधिकारी का काफिला पहुंचा तो देखा गया कि हजारों तानातों पे तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी समर्थक है वहां पर मौजूद थे। पहले से उनके हाथ पे तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे, इसके साथ साथ काले झंडे भी उनके हाथ पे थे। तो उसके बाद जब काफिला गुजर रहा था, उसी काफिले के सामने से जय बांग्ला का नारा लगातार शुभेंदु अधिकारी को देकर दिया गया। उसके साथ साथ काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद मामला इस कदर तक पहुंच गया कि लाठियों से, डंडों से शुभेंदु अधिकारी का जो कॉन्वॉय है, उस कॉन्वॉय के गाड़ियों के ऊपर लगातार हमले किए गए। हालांकि पुलिस पूरी मामला को कंट्रोल में लाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन फिर भी मामला नहीं निपटा। उसके बाद देखा गया कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी समर्थक उस जगह पर, उस मौके पर मौजूद थे, वो लगातार कॉन्वॉय के ऊपर हमला करते गए, काफिले के ऊपर हमला करते गए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे कि देखा गया था ममता बनर्जी 21 जुलाई यानी कि शहीद दिवस के दिन कोलकाता में वो यही कही थी कि जब 21 जुलाई को पलटा कर्मसूची शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिया जा रहा था नॉर्थ बंगाल पर, तो एक ही दिन में क्यों दो पार्टी एक ही शेड्यूल रखेंगे। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पलटा जो भी कार्यक्रम होगा वो भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और उसी के बाद जैसे कि देखा गया शुभेंदु अधिकारी का आज उत्तर बंगाल के कोच बिहार में ये एसपी ऑफिस घेराव के साथ साथ एक सभा का संबोधित करने के बाद था। तो इसी जगह पर पलटा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ये पूरी कार्यक्रम रखा गया कि शुभेंदु अधिकारी जो भी बात हो, इस तरीके से हिंसा करना, वो भी सत्ताधारी सत्ता पक्ष की तरफ से दल से, ये बड़ी खराब बात है। बहुत शुक्रिया आपका उनका ये पूरी बात बताने के लिए हमको। तस्वीरें लेकिन आप एक बार फिर देखिए, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियां चल रही हैं और उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला जो है किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आरएमएल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी वक्त से इलाज में अस्पताल में वो भर्ती थे। उनका निधन हुआ है, अभी ये सूचना मिल रही है। कश्मीर में वो राज्यपाल की भूमिका में भी रहे, इसके अलावा और कई राज्यों में राज्यपाल रहे। केंद्रीय मंत्री भी थे बीपी सिंह सरकार में, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उनके रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ते गए बीजेपी की सरकार से, और उसके बाद वो बिल्कुल
आप कह सकते हैं मोर्चा ही ले रहे थे, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि लंबे समय उनकी से वो मृत्यु हो बीमार गई चल रहे है, थे, उनके वो खुद ऊपर भी- सीबीआई जांच भी चल रही थी सीबीआई जांच इसी भी चल विषय को रही थी। लेकर के, लेकिन उनके निधन की सूचना जो है हमें अभी अभी मिल रही है। मैं आपको बंगाल की खबर बता रहा था, तो बंगाल में एक तो टीएमसी जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी हिंसा कर रही है, पार्टी के अंदर हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपनी पार्टी की लीडरशिप बदल दी है। सिर्फ 12 मिनट की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इसमें 2 बड़े नेताओं की छुट्टी हो गई। हुआ यह कि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसको खत्म करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई कल। उसमें उनके राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद थे। वहां उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कि राज्यसभा में तो हमारा ठीक है, सब कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लोकसभा में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। और सुदीप बंदोपाध्याय जो पार्टी के लीडर हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के, उन्होंने उनका कहा, ममता जी ने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं उनके स्थान पर अब अभिषेक बनर्जी को ये जिम्मेदारी सौंप रही हूं। ममता बनर्जी अपने सांसदों में लगातार पब्लिक में हो रही झगड़े से, समन्वय की कमी से नाराज है। पिछले कई महीनों में आपस में इन सांसद का सिर फटोबल चल रहा है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की जंग तो सरेआम हो रही है, वो ट्विटर पर होती है, इंटरव्यूज में होती है, वीडियो पर होती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसी बीच दीदी ने अपने भतीजे को चार्ज दे दिया एक किस्म से कि अब तुम देखो। कल्याण बनर्जी को कल्याण बनर्जी ने खुद चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि खबर यह आई कि उनका इस्तीफा जो है शायद अभी मंजूर नहीं हुआ है और अभिषेक बनर्जी ने उनसे कहा भी कि मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच की ही लड़ाई जो है वो सबसे बड़ी वजह बनी हुई है पार्टी की एम्बैरेसमेंट के लिए, जो यहां दिल्ली में होती है सबसे ज्यादा। कई वाकये हो चुके हैं, आपको याद होगा। एक बार तो ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन जाने के किसी मामले में दोनों के बीच में सड़क पर झगड़ा हुआ और उसके वीडियो बन के आ गए, हमने आपको दिखाए भी थे। महुआ मोइत्रा ने एक पुलिस वाले को यह भी कहा कि अरेस्ट हिम, मैं सांसद हूं, इनको पकड़ ले, मुझे परेशान कर रहे हैं आदमी। तो उसके बाद कल्याण बनर्जी बहुत आग बबूला हुए थे। इनकी अपनी व्हाट्सएप चैट्स जो इनके सांसद के ग्रुप में होती हैं, टीएमसी सांसद टीएमसी के, वो सामने आ गई। कैसे कुछ लोग महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं और कल्याण बनर्जी सबको अकेले जो है वो जवाब दे रहे हैं। अब जो ताजा मामला है वो ये, महुआ मोइत्रा की शादी हुई कुछ दिनों पहले, बीजेपी डी के एक नेता हैं पिनाकी मिश्रा, उनके साथ, और इस बात को उठा लिया कल्याण बनर्जी ने। इससे पहले हुआ यह था कि जो कोलकाता में लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके मामले में शुभेंदु कल्याण बनर्जी और इनकी एक और नेता का बयान, वो आपत्तिजनक बयान आया था। अब इसके बाद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर यह लिख दिया था कि पूरी हमारे पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि महिलाओं के मामले में कैसे बोलना है, लेकिन हमारे यहाँ फर्क यह है कि हमारे यहाँ एक्शन होता है ऐसे लोगों पर, बाकी पार्टियों में एक्शन नहीं होता। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा किस मुंह से मुझे एंटी वुमेन बोल रही हैं। उन्होंने तो एक परिवार उजाड़ दिया, 40 साल की शादी थी एक व्यक्ति की, उसको तोड़ दिया। तो ये पर्सनल उनका हमला था। अब एक इंटरव्यू में ये सारी बातें महुआ मोइत्रा से अभी किसी ने पूछ ली 2 दिन पहले, तो महुआ मोइत्रा ने एक एक्सप्रेशन यूज कर दिया, पुरानी कहावत है कि नेवर रेसल विद अ पिग बिकॉज यू गेट डर्टी एंड द पिग एंजॉयज इट, कुछ ऐसा समथिंग इस बात का। तो उस पर कल्याण बनर्जी आग बबूला हो गए और उन्होंने अब सब कुछ ट्विटर पर लिखा कि ये एक सांसद को, एक नेता को ऐसे शब्दों से बुला रही हैं तो इसको क्या कहा जाए। फिर उन्होंने अपने पुराने आरोप जो हैं वो दोहरा भी दिए। अब उसके बाद ममता जी ने ये मीटिंग जो है वो कॉल की थी। बाकी आपको समीर जी बताएंगे अंदर की बात। देखिए, बहुत संकट गहरा है टीएमसी में इस समय, राज्यसभा सांसदों के बीच में लेके 13 सांसद है टीएमसी के राज्यसभा में, अगर देखेंगे इस समय बंगाल से, और ये लंबे समय से चल रहा है। मतलब दिल्ली के अंदर तो जो दोनों वाक़े आपने जो बताया वो बड़े वाक़े हुए थे। इसके पहले भी जब बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ बैठक ली थी, वो लोकसभा और राज्यसभा की, उस बैठक में भी ममता बनर्जी के सामने दोनों के बीच में बहस हो गई थी। ममता बनर्जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को कंट्रोल किया था। अब ममता बनर्जी की समस्या ये है कि वो दोनों एक पार्टी के ऐसे नेता है, हालांकि वो कल्याण बनर्जी का ज़्यादा पक्ष लेंगे क्योंकि कल्याण बनर्जी लंबे समय से जुड़े, महुआ मोइत्रा बाद में आई है। लेकिन अब ममता बनर्जी की समस्या ये है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से
चाहे राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा सांसदों के बीच, दो सांसदों के बीच में आपस में अनबन की खबरें आ रही है, विधायकों के अंदर अनबन की खबरें आ रही है, क्योंकि जो ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट एमएलए है वो और अभिषेक बनर्जी के जो भरोसेमंद एमएलए, उनके बीच भी बंगाल के अंदर एक उठापटक चल रही है। तो पूरी पार्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके से घटनाएं आ रही है। ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है, जब अगले साल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जाना है और पार्टी में इस तरीके से राज्यसभा पहले इनका बताइए, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का। ममता बनर्जी क्या मतलब कल्याण बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कल्याण बनर्जी को लगता है कि देखिए मैं महुआ मोइत्रा से पार्टी में सीनियर लीडर हूं, महुआ मोइत्रा को इतना मत, और वो जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रही है, पार्टी में कोई कल्याण बनर्जी के इस तरह से नहीं करता। और कल्याण बनर्जी को लगता है कि ममता बनर्जी के बहुत लॉयलिस्ट आदमी है, ममता बनर्जी का बहुत भरोसा रहा है। महुआ पे तो और कोई एक्शन पार्टी नहीं में- हुआ। अभी हुआ नहीं, लेकिन अभी ममता बनर्जी की मजबूरी है कि आप क्या करोगे, राज्यसभा के सांसद है आप, मतलब उनसे निकाल तो सकते नहीं है उनको। आप पार्टी की बैठक जो है, पार्टी के अंदर बैठ के आप बोलोगे कि भाई दोनों बयान नहीं दो, लेकिन दोनों की लड़ाई अब इस स्तर पर चली गई है कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने इनको कई बार वार्निंग दी, उसके बाद भी वो ममता बनर्जी की सुन रहे। और अब अभिषेक बनर्जी से कहा गया है कि इस मामले को देखने के लिए, लेकिन बता रहा है कि आने वाले समय में यह ममता बनर्जी के लिए परेशानी का कारण जरूर बनेगा। इस मामले में देखिए, हम कोई पक्ष लेने वाले तो नहीं है कि ये सही है वो गलत, लेकिन जो पब्लिकली आया, जो पब्लिक में जितनी डिटेल्स आई, उसके मुताबिक तो शुरुआत शायद महुआ मोइत्रा ने की, क्योंकि जो बातें ये कहना कि गिरफ्तार कर लो इनको, ये सब चीजें, और उसके पीछे क्या चला रहा है ये अभी हमको जो नहीं मालूम। मतलब स्पार्किंग पॉइंट है वो इंटरव्यू है जो उन्होंने जो अभी दिया उन्होंने, दिया, जिसमें उन्होंने उस तरह के फ्रेज का इस्तेमाल किया। चूँकि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानती हैं वो, तो जाहिर है अंग्रेजी जानने वाले लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में ही सोचते हैं, तो अंग्रेजी के मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने किया। और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते, कोई ईट उठा के मार देगा। हाँ, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं, तो अंग्रेजी में आप गाली दीजिए तो बड़े सभ्य समाज में लोग गालियाँ देते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आप किसी एक मसले पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत जी ने भी, किसी ने इस फ्रेज का रेफरेंस दिया था, तो उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था यस आई एम। नहीं, तो इसमें क्या ममता बनर्जी बीच बचाव करने में कामयाब हुई हैं? क्या डिसिप्लिन कायम हुआ पार्टी कुछ में? समय तो दोनों के बीच में संघर्ष विराम की स्थिति रही, लेकिन हमें लगता है उनका ऑपरेशन अभी जारी है ममता जी का, अच्छा, इसीलिए उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब अभिषेक बनर्जी को पावर देना कि तुम देखो अभिषेक दिल्ली बनर्जी को तो पावर देने के दो कारण हैं। एक तो प्रकट कारण तो ये शुभेंदु जो बंदोपाध्याय, वो जो है उनके जो नेता थे, क्या नाम है, सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप बंदोपाध्याय, बहुत पुराने हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ अक्सर उनका, दादा का। तो नहीं, अभी उनकी दोबारा आए हैं वो। हाँ, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपना, तो इसलिए कारण प्रकट ये है, लेकिन उसका हिडन कारण ये है कि वो अभिषेक बनर्जी को एक तरह से दिल्ली में कमान देना चाहती हैं, दिल्ली में एस्टैब्लिश करना चाहती है, ताकि जो सेंटर में, जैसे अब मुलायम सिंह ने राम गोपाल यादव को एस्टेब्लिश कर दिया था एक समय, लंबे समय तक। अब ऑपोजिशन के लीडर से मेल मुलाकात होगा तो वो अब मुलाकात ये करेंगे। होगी, सरकार से भी ये बात करनी होगी, तो एज ए फ्लोर लीडर और एज ए पार्टी लीडर बात करेंगे। तो हर तरह से अभिषेक को एम्पावर किया है, भविष्य का चेहरा अभिषेक है पार्टी का, चेहरा भी अभिषेक है। और दूसरा जो ये, जैसे सभी दिन कहा कि अभिषेक के लॉयलिस्ट, ममता के लॉयलिस्ट, तो वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। अब सबको अभिषेक का लॉयलिस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे के लिए अभिषेक, ममता तो लीडर है, सुप्रीम लीडर है, लेकिन उसके बाद जो चेहरा है वो अभिषेक बनर्जी है, इसलिए उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया। सर, अब आप ये बता दें, देखिए महुआ मोइत्रा की कंट्रोवर्सीज कम नहीं है, संसद सदस्यता जा चुकी है उनकी मामले में, एक मामले में उनकी पर्सनल लाइफ भी, हालांकि किसी का विषय नहीं है, लेकिन उसके बारे में बातें खूब कही जाती हैं, लोग करते हैं, मतलब भारत में तो आप रोक ही नहीं सकते है ना। ना, तो वो नहीं तो लेकिन फिर भी वो पार्टी में उनका स्थान बना हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ कि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से है। यदि कोई एक्शन होगा तो कल्याण बनर्जी पर होगा, भले ही वो पार्टी के कितने भी बड़े लीडर हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा। और आप देख लीजिए ना, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने, उनकी सांसद की सदस्यता गई, वो तो ऐसा बड़ा मामला था ना, उसके बाद भी ममता जी ने उनको टिकट दिया और उनको जितवाया। वो वहाँ पर खड़ी हो गई कि इनको जिताना ही है, कृष्णानगर से। और कल्याण बनर्जी के साथ जो पहले हुआ था वो भी कम नहीं था। कल्याण बनर्जी का और महुआ मोइत्रा की सीनियरिटी का और पार्टी के उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर लीडर्स में से हैं, और वैसे भी बंगाल की राजनीति में वो सीनियर सीजन लीडर माने जाते हैं। लेकिन महुआ के सरपरस्त पर पूरा हाथ है ममता जी महुआ के साथ है, और अभिषेक को पार्टी के अब नए नेता हैं, तो सबको जिसको जहाँ देखना है तो वहाँ और मुझे लगता है महुआ भी अभिषेक के साथ कंफर्टेबल होंगी। कल्याण बनर्जी अभिषेक के साथ नहीं हो सकते कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो उनसे बहुत सीनियर लीडर अपने आप को मानते हैं। ठीक है, चलिए। मानते भी हैं और हैं भी।
ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ हैं, कुल बात ये। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात मैं आपको बताता हूं। अमित शाह देश के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक गृह मंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने गृह मंत्रालय में अमित शाह ने गृह मंत्रालय में 6 साल 65 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि अमित शाह ने ये रिकॉर्ड ठीक उसी तारीख को तोड़ा जब 6 साल पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। यानी 5 अगस्त का दिन अमित शाह के राजनीतिक जीवन में एक बार फिर एक मील का पत्थर बन गया है। इस मौके पर एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अमित शाह की इस उपलब्धि का जिक्र किया, उनकी खूब तारीफ की। और अब तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम था, जिन्होंने 2256 दिन यानी करीब 6 साल 64 दिन ये पद संभाला था होम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत देश के जो पहले गृह मंत्री थे, सरदार पटेल के बाद, माफ कीजिएगा, वो इस पद पर आए थे। उन्होंने 6 साल 56 दिन तक ये जिम्मेदारी निभाई थी। उनका भी लंबा टेन्योर था। और वो 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक गृह मंत्री रहे थे। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन आता है गृह मंत्री का पद संभालने में, आपको मालूम है? पी चिदम्बरम। 4 साल से ज्यादा वक्त तक वो रहे यूपीए के सरकार के दौरान। तो अब ये जो रिकॉर्ड है ये अमित शाह जी के नाम पर जो है वो आ चुका है। और ये रिकॉर्ड इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी सरकार में 11 साल में ये उपलब्धि हासिल हुई है उन्हें। बिल्कुल निश्चित। कांग्रेस ने तो लंबा शासन किया था। अगर 2014 से अगर वो गृह मंत्री बन जाते, लेकिन उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, तो पहले मोदी जी के कार्यकाल में वो सरकार में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और 2019 में जब सरकार लौटी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुए, तो ये तय था कि अमित शाह जी अब सरकार में लौटेंगे और यह भी लगभग तय था कि गृह मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। और गृह मंत्री बने, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। और उसका अमित शाह की जी का जो कार्य करने का तरीका रहा है, चाहे वो गुजरात में भी रहे थे, MOS गृह उनके पास रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है गृह विभाग को लेकर या दोनों की राजनीति के बीच में, मुझे लग रहा है कि उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आर्टिकल 370 में बड़ी उनकी भूमिका रही है। तमाम तरह की चीज़ों को लेकर गृह मंत्रालय में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, नक्सलाइट पे इतना बड़ा उन्होंने जो काम किया, जिसका जिक्र बिल्कुल मोदी ने किया है, नक्सलवाद खत्म करने में, पूरे हिंदुस्तान से खत्म करने का जो आह्वान किया था अमित शाह ने, और जिस तरीके से उसे पूरे देश के अंदर अंजाम दिया है, तो नए क्रिमिनल लॉज, बिल्कुल नए तीनों न्याय संहिता जो बने उसको लेकर, तो मुझे लगा कि बहुत शानदार टेन्योर अमित शाह का रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अगर एनडीए की बैठक में इसका जिक्र किया है तो निश्चित रूप से वो इसके हकदार है। सर, यह कुछ बड़ी घटनाएं हमने बताई जो उपलब्धियां उनके नाम पर जाएंगी, आपके हिसाब से उनका टेन्योर कैसा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, अगर माना जाए कि उस सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी के बाद किसी की है तो अमित शाह जी की है। और वो धारा 370 हटाने से लेकर के भारतीय दंड संहिता जो बनी है, भारतीय न्याय संहिता जो बनी है वो है, इसके अलावा नक्सल ऑपरेशंस को लेकर के उनकी जो उपलब्धियां हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी उपलब्धियां उनके खाते में जाएंगी। लेकिन कुछ छोटी मोटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं, जैसे पहलगाम की घटना, वो भी उनके कार्यकाल में हुई। मणिपुर की अशांति भी उनकी, जो हालांकि मणिपुर स्टेट सब्जेक्ट रहा, लेकिन बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। ये कुछ बड़े मुद्दे भी, हालांकि मणिपुर वो गए, मणिपुर को उन्होंने रुके मणिपुर को जाके उन्होंने हैंडल किया। पहलगाम भी गए थे, घटना के बाद पहलगाम भी गए थे, वो तुरंत उसी दिन गए थे, 2 घंटे में पहुंच गए थे, 2 घंटे में पहुंच गए थे। तो सबसे उनकी खास बात यह है अमित शाह जी की कि कोई भी घटना अगर होती है इस तरह की जो अप्रिय घटना है, तो वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत जाते हैं वहाँ और जाके सारा चार्ज लेते हैं बेसिकली। हाँ, चार्ज लेते हैं और जायजा लेके उसके बाद जो फॉलोअप में जो भी एक्शंस हो सकते हैं वो किए उन्होंने। मणिपुर में भी जैसे सरकार भी वहाँ की भंग हुई, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, तो पहलगाम में भी भारत सिक्योरिटी समीक्षा हुई, विपक्ष ने अलग सवाल भी उठाए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखें तो उनके कार्यकाल में उपलब्धियां काफी, बड़े काम ज्यादा हुए हैं, ये कह सकते हैं। सर, अगली खबर पर इसी से जुड़ी हुई है, आता हूं आपके पास फिर। अरे, जम्मू कश्मीर में 370 35 से हटाए जाने का एक लंबा वक्त बीत चुका है। अब 5 अगस्त आज, मतलब इसके 6 साल पूरे भी हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बहुत तेजी से उठती रही है। राज्य में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, इनके अलावा PDP, तो तमाम बीजेपी को छोड़ सभी ज्यादातर नेता दल जो है वो वक्त वक्त पर ये मांग करते रहे। बीजेपी इसके विरोध में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मांग बाकी दलों के द्वारा ही जो है वो की जाती है। अब कल से ये चर्चा बहुत ज्यादा उठ रही थी कि क्या आज स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस पर एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को
कुछ बुरा नहीं होगा इतना मैं कह सकता हूं। वो अपने राज्य के लिहाज से कह रहे हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा, ये सौभाग्य की बात है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा। मतलब उन्होंने कहा कि आज के दिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ये लिखा है कि मैंने कल जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है इस बारे में हर संभावना के बारे में सुन लिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि कल कुछ नहीं होगा। सौभाग्य से कुछ बुरा भी नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सकारात्मक भी नहीं होगा, ये उनका कहना था। साथ साथ ही बता देता हूं आपको, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला क्यों न्यूज में चल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से ना खत्म हुआ था ना होगा, पड़ोसी से रिश्ते सुधरने तक, मतलब जब तक पाकिस्तान से संबंध नहीं सुधरेंगे तब तक आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस बात, कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। मैं कम से कम इतनी तो उम्मीद कर रहा था कि फारूक अब्दुल्ला जी जैसे सीनियर और इतनी बार के चीफ मिनिस्टर कम से कम टेररिज्म को टेररिज्म कहेंगे, मिलिटेंसी नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी फिर वही किया काम। अब आपने ये कह दिया कि ये, मतलब उनका कहने का मतलब तो ये ना कि आतंकवाद तभी रुकेगा जब पाकिस्तान का मन करेगा, और इसके लिए आप, और आपने ऑपरेशन सिंदूर भी करके देख लिया, इससे भी कुछ नहीं होगा। मतलब आप उसको दंड भी दोगे तो भी वो नहीं मानने वाला है, तो तुम उससे बात ही करोगे तभी कुछ हो सकता है। आपने यही बताया कि भारत सरकार सिर्फ बात करे और कुछ नहीं कर सकती। अब्दुल्ला साहब उन लीडर्स में से हैं हिंदुस्तान के जो हमेशा मतलब बातचीत को लेकर लगे रहे। वो पाकिस्तान से बातचीत का उनका मतलब कोई स्टैंड में मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आया, कंटिन्यूटी में वो ये बात करते रहे कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना नहीं होगा। और यदि आप इसको पॉजिटिव रेफरेंस में देखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जब तक करता रहेगा तब तक आतंकवाद को रोकना मुश्किल काम है, यदि आप उसको एक दूसरी साइड की तरह से देखना चाहें तो इसलिए। लेकिन वो हमेशा, मुझे नहीं लगा कि कोई स्टैंड में उनके बदलाव आया। वो हमेशा ही वाजपेयी जी के साथ भी जब वो थे तब भी वो पाकिस्तान के साथ का स्टैंड भी था, शेख अब्दुल्ला का जो स्टैंड है वही स्टैंड लेके वो चल रहे हैं, तो उसी स्टैंड पर रहे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। उमर अब्दुल्ला साहब भी यही बात करते हैं, आजकल वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां पर बने हुए हैं, तो इस पर बात। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ये ठीक है बातचीत हो, बातचीत से कोई भी मसला हल हो, फोर्स की जरूरत ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कश्मीर के मुद्दे पर बात करोगे क्या पाकिस्तान से? आपने कहा कि पीओके तक तो हमारा है, ये भारत का रिजॉल्व है, तो आप क्या बात करने जाओगे उसके साथ? नहीं तो रिजॉल्व करने से तो नहीं होगा ना, रिजॉल्व किया हो तो बहुत टाइम हो गया आपको। देखिए कुछ भी कह लें आप, मतलब जो लड़ाई है उसको लड़ाई की तरह से जवाब देना पड़ेगा आपको, लेकिन मसला तो बातचीत से ही हल होगा। क्या आप पूरा युद्ध कर लेंगे तो क्या आपको लगता है हल हो जाएगा? युद्ध के बाद भी हम कहाँ पे खत्म करते हैं? बातचीत पर। चलिए सर, कोई भी युद्ध खत्म होता है तो बातचीत पर आकर खत्म होता है, उसको लेकर चलते हैं। लेकिन अब ये दोनों सरकारों की अपनी अपनी रणनीति है। अभी हम सरकार, लेकिन वक्त की बात होती है कि क्या आज माहौल है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का, वो नहीं है। फारूक अब्दुल्ला को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था लेकिन कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कितनी शांति और कितना टूरिज्म वहां आने लगा। फारूक अब्दुल्ला ने तो वो जम्मू कश्मीर भी देखा है ना कि वहां शाम को 5 बजे से लोग घर के बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने कही। यही लीडर्स जो हैं अब 370 की बात कोई नहीं करता, सब स्टेटहुड की बात करते हैं। एक जिक्र करना भूल गए, महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। क्या सर? उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल कोई सकारात्मक होने की उम्मीद नहीं, मुझे तो लगता है कुछ बड़ा गलत होगा। नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा। एक चीज में लगातार गलत हो रहा है। गलत, हाँ। अच्छा ठीक है सर, अमित शाह जी के लिए एक लाइन जोड़ दूं मैं सर, बहुत शॉर्ट। अमित शाह जी का एक तो मतलब पॉजिटिव बात यह है कि वो हेड ऑन करने वाले होम मिनिस्टर हैं, हेड ऑन करते हैं वो कोई भी मसला हो। दूसरी बात, उनके साथ जब आज ये कार्यकाल पूरा हुआ, मैं बहुत दिन से चर्चा कर रहा था, तो लोगों ने पूछा कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि 3 होम मिनिस्टर हैं हमारे, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह जी और नरसिम्हा राव जी, जो तीनों होम मिनिस्टर रहे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये 3 ऐसे हैं जो नहीं बन पाए। सरदार पटेल, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये होती है बड़े आदमी की पहचान, ये ऐसी चर्चाएं भी कर लेते हैं।